बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है दोनों से। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दरअसल अदालत ने यह नोटिस जारी किया है और याचिका में धार्मिक नाम और चुनाव निशान का इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने तक की मांग कर दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक आदमी ने एक रेस्टोरेंट में जमकर हंगामा किया। बताया गया कि इस आदमी के रेस्टोरेंट के मालिक से फोन पर कुछ बहस हो गई, जिसके बाद गुस्से से आग बबूला हुआ ये आदमी सीधे रेस्टोरेंट पर ही पहुंच गया और गाड़ी से उतरते ही रेस्टोरेंट में हंगामा शुरू कर दिया। ये आदमी रेस्टोरेंट मालिक से इस कदर नाराज था कि वहां पहुंचते ही उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने न तो किसी की बात सुनी और न ही किसी को बोलने दिया और लगातार रेस्टोरेंट के मालिक से झगड़ता रहा। इस दौरान वहां काम करने वाले कर्मचारी भी हैरान रह गए, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि वो आदमी चुप होने की बजाय मारपीट पर उतारू हो गया और गुस्से में दीवार पर लगा एक कांच भी तोड़ दिया। इस दौरान रेस्टोरेंट का मालिक और कर्मचारी उसे शांत करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो चुप नहीं हुआ और हंगामा करता रहा। हालांकि काफी देर तक हंगामा करने के बाद वो आदमी लौट गया। इधर आतंकवाद पर पाकिस्तान की फिर पोल खुल गई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गिरफ्तार मौलवी अब्दुल वाहिद से पूछताछ में कई बातें सामने आई। कहा जा रहा है कि वो सेना और पुलिस के आने जाने के वीडियो सीमा पार भेजता था। इतना ही नहीं, बताया गया कि वो बच्चों को देश के खिलाफ भड़काने के काम में भी शामिल था। एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है जो मदरसों में आतंकी पाठशाला को चलाया करता था। पुंछ में सेना ने एक आतंकी के शव को पाकिस्तान को सौंप दिया। पिछले हफ्ते घुसपैठ के दौरान हुई मुठभेड़ में ये आतंकी घायल हो गया था। इसके बाद शनिवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आतंकी फंडिंग और ड्रग्स मामले में एनआईए ने गुजरात में छापेमारी की। उधर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बाइडेन ने अमेरिकी हथियारों को उसके सहयोगियों तक पहुंचाने के लिए टाइगर टीम बनाने की तैयारी कर ली है। ये फैसला हथियारों के बाजार में अपने पैर जमा रहे चीन को चित करने के लिए लिया गया। वैसे यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद भी बाइडेन ने एक टाइगर टीम बनाई थी, जिसमें अपने अपने क्षेत्र में माहिर एक्सपर्ट शामिल थे, जो रूस के खिलाफ अमेरिका की वॉर स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। और इस बार बाइडेन ने चीन के खिलाफ टाइगर टीम बनाने का मन बनाया है। ये दावा यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने किया और बाइडेन की चीन के खिलाफ इस नई तैयारी की जानकारी दी। दावा किया गया कि इस बार बाइडेन की टाइगर टीम में वहां के हथियारों के बाजार के दिग्गज शामिल होंगे, जो इस बात पर फोकस करेंगे कि कैसे अमेरिका के सहयोगी देशों को उसके हथियार, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और टैंक जैसे युद्ध के सामान बेचे जाएं। 2021 में अमेरिका के हथियारों की बिक्री 2020 की तुलना में 31% तक कम रही थी, यानी अमेरिकी हथियारों की बिक्री दुनिया में घटी, जो अमेरिका के लिए बुरी खबर है। और इसी बुरी खबर को अच्छी खबर में बदलने की जिम्मेदारी लेगी बाइडेन की टाइगर टीम, जो हथियारों के बाजार में तेजी से पैर जमाते चीन को मात देने की प्लानिंग करेंगे, जिसकी तैयारी शुरू भी हो चुकी है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के रिश्तों को और गहरा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हथियारों के बाजार में तेजी से बढ़ते चीन ने 2010 की तुलना में अपना कद बढ़ाया है और 77% हथियार एशियाई देशों को और 20% हथियार अफ्रीका को बेच रहा है। हाल ही में उसने सर्बिया को HQ-22 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान को J-10 फाइटर जेट भी दिए हैं। यानी चीन ने अपने हथियार के खरीदारों को सप्लाई जारी रखी और यूक्रेन जंग के बाद से लगातार अपने ग्राहक बढ़ाता रहा। जबकि अमेरिका की पॉलिसी उसके आड़े आई। यूक्रेन जंग के बाद यूरोप के बहुत सारे देशों ने अपने हथियार यूक्रेन को दे दिए, वो भी इस भरोसे कि अमेरिका जल्द से जल्द उनकी जरूरत पूरी कर देगा। लेकिन इसमें देरी हुई, क्योंकि अमेरिका के एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका की कंपनियां केवल मांग लेने से हथियार नहीं देती, बल्कि जरूरतमंद देश के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर सप्लाई शुरू करती है। हालांकि ताइवान के साथ कुछ रियायत हुई और खबर है कि अमेरिका ने ताइवान को $100 करोड़ मतलब 8,000 करोड़ रुपए के हथियार देने का फैसला किया है। और कहा जा रहा है कि अमेरिका ताइवान जैसी ही रणनीति बाकी सहयोगी देशों के साथ भी अपनाएगा और उन्हें जितने हथियारों की जरूरत होगी उतने देगा, जिससे 2 फायदे होंगे। पहला, चीन हथियारों के बाजार में कमजोर पड़ेगा। दूसरा, जंग होने पर अमेरिका के सहयोगी देशों के पास लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार होंगे। बड़ी खबर, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की पुणे से आ रही है, जहां एफडीए ने नकली पनीर बनाने वाले कारखाने पर छापेमारी की, जिसमें करीब 1000 किलो नकली पनीर बरामद किया गया है एफडीए द्वारा। इसके अलावा बड़ी मात्रा में स्किम मिल्क पाउडर और पमोलिन ऑयल भी बरामद किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पर एफडीए ने बड़ी मात्रा में, देखिए किस तरीके से ये नकली पनीर ले जाया जा रहा था, इसे बरामद किया है। 100 किलो नकली पनीर है ये, जिसे बरामद किया, और इसी के साथ में पनीर बनाने वाले कारखाने पर भी एफडीए ने छापा मारा है। हरियाणा के नूह से उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पर मदरसे में एक बच्चे का शव मिला है। जानकारी के मुताबिक छात्र 11 साल का छात्र समीर बीते 4 दिनों से लापता था, जिसकी तलाश भी जारी थी। लेकिन 4 दिन बाद जब मदरसे के आसपास के लोगों ने वहां से बदबू आने की शिकायत की, तो पुलिस की एक टीम जांच के लिए पहुंची, जिसने मदरसे के अंदर तलाशी लेना शुरू किया तो बदबू वाली जगह से उन्हें एक शव बरामद हुआ। दावा किया गया कि शव उसी बच्चे का था जो पिछले 4 दिनों से लापता था। हम भी केस जांच कर रहे हैं और हम एफआईआर दर्ज करेंगे कि उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन में होगा उससे इन्वेस्टिगेशन। इस दौरान पुलिस की टीम ने खोजी कुत्तों की भी मदद दी। बताया गया कि शव सड़ने की वजह से इतनी बदबू हो चुकी थी कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। वहीं शव मिलने के बाद परिजनों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मदरसे से जुड़े किसी शख्स ने ही उनके बच्चे का कत्ल किया है। सीधे सट आप जानते हो, सीधे मर्डर है। काफी देर चली तलाशी अभियान के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। साथ ही हत्या का मामला दर्ज कर इसकी जांच भी तेज कर दी। इस बीच झारखंड विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में विश्वास मत जीत लिया। सोरेन के पक्ष में 48 वोट पड़े, जबकि बीजेपी ने इस दौरान वॉकआउट कर दिया। इससे पहले सदन में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीएम सोरेन ने बीजेपी पर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। इस बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए और उन पर विश्वास मत का नाटक करने का आरोप लगा दिया। विश्वास मत तो तब होता है जब गवर्नर कोई उनको निर्देशित करे। बड़ी खबर आपको मुंबई के गोरेगांव से बताते हैं, जहां पर एटीएम में पैसे भरने के लिए गए कैश वैन लेकर ड्राइवर फरार हो गया। वैन में करीब 3 करोड़ रुपए थे, जो अलग अलग एटीएम में भरने के लिए लाए गए थे। फिलहाल मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई से एक खबर है, जहां पर गोरेगांव में एक वैन लाई गई थी कि उसके जरिए एटीएम में पैसे भरे जाएंगे, लेकिन ड्राइवर की नीयत खराब होती है और ड्राइवर वैन लेकर ही भाग खड़ा हुआ है और वैन में करीब 3 करोड़ रुपए थे। और इस बीच खबर है कि पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने विरोधी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर जमकर हमला बोला। इसी साल नवंबर में पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा उनके उत्तराधिकारी की खोज शुरू हो गई। इस रेस में लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर और आसिफ अली जरदारी के सैन्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मोर्चा खोल दिया है। पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में अपनी एक रैली में इमरान खान ने आरोप लगाया कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अपने पसंदीदा अधिकारी को नया आर्मी चीफ बनाने की कोशिश में जुटे हैं। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। असल में इसी साल अविश्वास प्रस्ताव लाकर इमरान खान की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और उस वक्त ये दावा किया गया था कि अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरान खान ने सेना से मदद मांगी थी, क्योंकि माना जाता है कि पाकिस्तान में सेना के समर्थन के बिना सरकार चलाना मुश्किल है। दावा है कि इमरान खान भी सेना की मदद से ही सत्ता में आए थे, लेकिन 3.5 साल तक सत्ता का स्वाद चखने के दौरान इमरान खान और सेना के बीच रिश्ते बिगड़ते चले गए। सत्ता हाथ से फिसलने लगी तो इमरान ने एक बार फिर सेना से मदद मांगी, लेकिन दावा किया गया कि सेना ने उनका हाथ झटक दिया था, जिसके बाद इमरान सत्ता से बेदखल हो गए थे। इसी वजह से वो पाकिस्तान की सेना से नाराज चल रहे हैं। इमरान खान अपनी रैलियों और जनसभाओं में न सिर्फ पाकिस्तान की शाहबाज सरकार पर हमलावर हैं, बल्कि वो पाकिस्तान की सेना पर भी निशाना साधने से नहीं चूक रहे, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर की वजह से ही इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी को महंगे हीरे तोहफे में मिलने की बात सभी के सामने आ गई थी। इसके बाद से ही इमरान दोनों को अपना दुश्मन और जरदारी का करीबी मानते हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया है कि यूरोप के देशों को चीन ने गैस देने की पेशकश की है, और ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने कई वहां के देशों को गैस की सप्लाई बंद कर दी है।
जिसके बाद अब चीन की कुछ कंपनियां यूरोप के देशों को गैस बेचने के लिए राजी हुई हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि रूस ने जिन देशों की गैस सप्लाई में कटौती की, उन्होंने चीन की कंपनियों से गैस खरीदने की प्लानिंग की है। ऐसा इसलिए क्योंकि जून से लेकर अब तक यूरोप में गैस के दाम करीब 2.5 गुना बढ़ गए और यूरोप के देशों में गैस न बिकने से रूस के पास भी अब उसे स्टोर करने की दिक्कत खड़ी हो गई है, क्योंकि वहाँ के गैस प्लांट करीब 80% तक भर गए हैं। इसीलिए अब वो अपने पास मौजूद गैस चीन को बेचने की योजना बना रहा है, जो चीन के रास्ते यूरोप के देशों में जाएगी। इससे उस पर लगे प्रतिबंधों का भी कोई असर नहीं पड़ेगा और गैस अच्छे दामों पर भी बिक जाएगी। इधर पीएम पद पर नीतीश कुमार ने फिर सफाई दी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने साफ किया कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। हमारी न कोई इच्छा है, न मेरी कोई आकांक्षा, उस मत बोलिए। पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले एसटीएफ ने आसनसोल में एक अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रूस के दूतावास के बाहर एक धमाका हुआ। इसमें रूसी दूतावास के 2 कर्मचारियों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। उधर यूपी के जालौन में होमगार्ड के जवान से मारपीट करने के आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। बताया गया कि दोनों एक साथ ड्यूटी पर तैनात थे और इसी दौरान उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस कांस्टेबल होमगार्ड के जवान पर घूंसे बरसाता नजर आया। मामूली बात पर शुरू हुए झगड़े के दौरान सिपाही उससे पहले उलझा और फिर अचानक झपट पड़ा। इसके बाद दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। हालांकि पास खड़े उसके साथी ने दोनों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इसी दौरान सिपाही ने होमगार्ड जवान को पटक दिया और उसे पीटते हुए पास के खेत में ले गया। वहाँ भी दोनों में मारपीट हुई, जिसका एक राहगीर ने वीडियो बना लिया, जिसके वायरल होने के बाद आरोपी सिपाही पर कार्रवाई की गई। निलंबित किया जा रहा है सिपाही को। जिला कमांडेंट होमगार्ड को लेटर लिखा गया है। आरोप है कि होमगार्ड का जवान नशे में धुत था। पुलिस इस बात की भी जांच में जुटी है कि आखिर दोनों के बीच किस बात पर विवाद हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। मुजफ्फरनगर में कुछ बदमाशों ने एक आदमी से लूट की थी, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान जब पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ लिया, लेकिन जब पुलिस ने दूसरे बदमाश को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लग गई। पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया है। इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपियों से एक मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और कुछ कैश बरामद किया। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों की क्रिमिनल हिस्ट्री है। इनके खिलाफ पहले भी लूट के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब एक और मुद्दे पर उलझ गए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उन्हें फंसाने के लिए सीबीआई के एक अधिकारी पर काफी दबाव डाला गया, जिससे उन्होंने खुदकुशी कर ली। अधिकारियों पे इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने पे मजबूर हों? इस बीच सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के आरोपों को गलत ठहराया और कहा कि उनका शराब केस की जांच से कोई लेना देना नहीं था। बीजेपी ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि वो शराब मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने आर्मी चीफ मनोज पांडे को अपनी सेना में जनरल रैंक से नवाजा। इस बीच यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन को एक बड़ा झटका लगा। ज़ेलेंस्की की सेना ने दावा किया कि खेरसोन के ज्यादातर हिस्सों में उन्होंने रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया है। हमले के बाद सबसे पहले रूसी फौज ने खेरसोन पर ही कब्जा किया था। लेकिन अब यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसके जवानों ने पुतिन की फौज के पैर उखाड़ दिए। दावा किया गया कि 6 महीने से ज्यादा वक्त से खेरसोन पर कंट्रोल किए बैठी रूसी सेना को वहां के ज्यादातर हिस्सों से भगा दिया गया। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए यूक्रेन ने एक तस्वीर भी जारी की। यूक्रेन के मुताबिक ये तस्वीर खेरसोन के एक गांव की है, जिसे पुतिन के पंजे से आजाद कराया गया। इस तस्वीर में यूक्रेन का एक सैनिक एक खंबे पर अपने देश का झंडा लगाता नजर आया, जबकि 2 सैनिक उसकी मदद करते दिखे। इस तस्वीर को जारी करने के बाद यूक्रेन ने दावा भी किया कि जल्द ही रूस की सेना को वहां के बचे हुए इलाकों से भी खदेड़ दिया जाएगा। और यूक्रेन के इस दावे में दम भी नजर आता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जैसी खबरें आई वो ये बताने के लिए काफी थी कि खेरसोन कभी भी पुतिन के हाथ से निकल सकता है। जहां मार्च की शुरुआत में ही रूसी सेना ने डेरा जमा लिया था। रूस ने जंग की शुरुआत में ही इस शहर पर ऐसी बमबारी की जिसने वहां के लोगों को दहला कर रख दिया था।
रूस के भीषण हमले की वजह से यूक्रेन के सैनिकों ने खेरसोन में घुटने टेक दिए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जेलेंस्की की सेना ने खेरसोन को वापस पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहां दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग छिड़ गई। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के ऊपर ऐसा ताबड़तोड़ हमला बोला कि धीरे धीरे खेरसोन के कई इलाकों से पुतिन के सैनिक भाग खड़े हुए। बीते कुछ हफ्तों में तो यूक्रेन के सैनिक मानो रूसी सेना का काल ही बन गए। उन्होंने रूस के हथियारों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। पुतिन के फौजियों के कमांड पोस्ट भी ध्वस्त कर दी गई और पुतिन की सेना के कई बड़े अफसरों को भी खत्म करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया। इसके बाद ही माना जा रहा था कि रूस की सेना कभी भी खेरसोन में हथियार डाल सकती है, क्योंकि यूक्रेन के भीषण हमलों ने उसके सैनिकों का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया और रही सही कसर पूरी कर दी जेलेंस्की के किए गए एक वादे ने। जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से वादा किया कि उनकी सेना जल्द ही खेरसोन से पुतिन के सैनिकों को भगा देगी। कहा जा रहा है कि अपने राष्ट्रपति के इन शब्दों ने उनकी सेना में नई जान फूंक दी। पहले से ही रूस पर काल बनकर टूट रहे यूक्रेन के सैनिकों ने हमले और भी तेज कर दिए। दिन रात के जबरदस्त धमाकों से खेरसोन गूंज उठा। रूसी सेना की कमर तोड़ने के लिए यूक्रेन ने निप्रो नदी के ऊपर बने 3 अहम पुलों को भी उड़ा दिया, क्योंकि इन्हीं पुलों के जरिए रूस के सैनिकों तक दूसरी जगह से हथियार और दूसरी चीजें पहुंचाई जाती थी। और यूक्रेन ने दावा किया कि इन पुलों को ध्वस्त करने के बाद रूसी सेना खेरसोन में बुरी तरह फंस गई। इसके बाद यूक्रेन के हमलों ने उन्हें कई इलाकों से पीछे हटने को मजबूर कर दिया। यानी अगर जेलेंस्की की फौज ऐसे ही रूसी सैनिकों को खदेड़ती रही तो काला सागर के किनारे बसा ये शहर पुतिन के हाथ से निकल जाएगा और ये उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। माना जा रहा है कि खेरसोन गया तो फिर काला सागर पर रूस की पकड़ भी ढीली पड़ जाएगी। जंग के बाद से ही रूस ने काला सागर में ऐसी किलेबंदी की कि वहां से अपने अनाज दूसरे देशों को भेजने के लिए यूक्रेन को घुटनों पर आना पड़ा था। यही नहीं, खेरसोन पर जीत से जेलेंस्की के सैनिक का हौसला भी बढ़ जाएगा, जो आने वाले दिनों में रूस के सैनिकों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत तैयार विजय चौक से इंडिया गेट तक के पूरे जोन का उद्घाटन करेंगे और इसके लिए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक 8 सितंबर को शाम 4 बजे के बाद सभी मंत्रालय और विभागों के दफ्तर बंद कर दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि उस पूरे इलाके में ट्रैफिक को संभालने में कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि उद्घाटन के मौके पर वहां तमाम वीवीआईपी मौजूद रहेंगे और पूरे इलाके में गाड़ियों का भारी दबाव बना रहेगा और इसी को संभालने के लिए पहले से तैयारी तेज कर दी गई है। दिखाने आए हैं सेंट्रल विस्टा। जी हाँ, मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना परियोजना सेंट्रल विस्टा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से तस्वीरों में ये विजय चौक के आसपास का ये इलाका है और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक दोनों बाईं और दाईं तरफ मेरे, और सीधा यहाँ से इंडिया गेट की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि बेहद एक खूबसूरत नज़ारा, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। केंद्र सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और बेहद तेजी से काम चल रहा है। इसका एक खंड तो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं और 9 तारीख यानी कि एक दिन के बाद में 9 सितंबर को लोग इंडिया गेट के पास में आ सकते हैं, राजपथ पर घूम सकते हैं, लोग यहां पर सैर सपाटे के लिए आ सकते हैं, इसका दीदार कर सकते हैं, देख सकते हैं और तमाम चीजें इसकी खूबसूरती निहार सकते हैं। ये वीवीआईपी इलाका है और आने वाले दिनों में यहां पर और भी ज्यादा खूबसूरती होगी और सेंट्रल विस्टा का जो एक खंड है वो बनकर तैयार हो गया है और प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और एक दिन के बाद यानी कि 9 सितंबर को इस जगह पर लोग आ सकेंगे, इसकी खूबसूरती को निहार सकेंगे। उधर जापान से बढ़ते तनाव के बीच रूस और चीन की नौसेना ने उसके नजदीक समंदर में जोरदार सैन्य अभ्यास किया। रूस की मीडिया ने दावा किया कि वॉस्तव 2022 नाम की मिलिट्री ड्रिल के जरिए दोनों देशों के 6 जंगी जहाजों ने जापान को अपनी ताकत दिखाई। और ये खतरनाक युद्धपोत जापान सागर में कुरील द्वीप समूह के पास से गुजरे। इस दौरान उन पर तैनात मशीन गनों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जबकि जंगी जहाजों पर मौजूद तोपों से गोले भी दागे गए। कुरील द्वीप समूह की वजह से ही रूस और जापान के बीच तनाव है। जापान इस द्वीप समूह के कई द्वीपों पर अपना अधिकार बताता है, जबकि रूस ने उन द्वीपों पर कब्जा जमा रखा है। और अब इन्हीं द्वीपों के पास से न सिर्फ उसके जंगी जहाज गुजरे, बल्कि चीन के युद्धपोत भी समंदर के उस इलाके में गरजे। माना जा रहा है कि दोनों देशों के इस कदम से जापान और उनके बीच के रिश्तों में और भी तल्खी आ सकती है।
क्योंकि चीन पहले से ही ताइवान का साथ देने की वजह से जापान से चिढ़ा हुआ है। पिछले महीने ही उसने मिलिट्री ड्रिल के नाम पर ताइवान को डराने के लिए जो मिसाइलें दागी थी, उनमें 5 मिसाइलें जापान के करीब जाकर गिरी थी। और तब जापान ने दावा किया था कि चीन ने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि वो उसे उकसा सके। वैसे ताइवान के अलावा दोनों देशों में तनाव की एक और भी वजह है, क्योंकि पूर्वी चीन सागर में मौजूद कई द्वीपों को लेकर चीन और जापान के बीच दशकों से झगड़ा चला आ रहा है। और कहा जा रहा है कि ताइवान का साथ देने के जापान के कदम से दोनों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने रूस के साथ मिलकर जापान के करीब सैन्य अभ्यास किया। खुद जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की। जापान ने दावा किया कि चीन के जंगी जहाजों में एक खतरनाक डिस्ट्रॉयर भी है जो बेहद आधुनिक और घातक हथियारों से लैस होते हैं, और जब वो समंदर में अपने दुश्मनों पर झपटते हैं तो फिर उसे मिटाकर ही दम लेते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जापान ने भी अपने दोनों दुश्मनों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है, और इसके लिए वो एक ऐसा खतरनाक हथियार बनाने जा रहा है जो चीन और रूस दोनों के पास होने का दावा किया जाता है। और वो घातक हथियार है हाइपरसोनिक मिसाइल। कहा जा रहा है कि चीन और रूस के बढ़ते खतरे से पार पाने के लिए जापान ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दावा किया गया कि इसके लिए जापान अपने रक्षा बजट में भारी भरकम बढ़ोतरी भी करने जा रहा है। चीन पहले ही दावा कर चुका है कि उसके पास एक नहीं बल्कि कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। चीन के मुताबिक उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलों की जद में दुनिया के कई देश हैं जिन्हें वो जब चाहे निशाना बना सकता है। और इसी का जवाब देने के लिए जापान अपनी सेना को हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस करने की कोशिश में जुट गया है। बिहार में कई इलाकों में जोरदार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल करके रख दिया। कई जिले बाढ़ की मार झेलने के लिए मजबूर नजर आए, लेकिन रोहतास से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लोगों को खौफ से भर दिया। वहां मूसलाधार बारिश की वजह से झरने में नहाने गए कुछ लोग पानी की तेज धार में फंस गए और उनके सामने लहरों में बह जाने का खतरा मंडराने लगा। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई और वहां मौजूद लोगों की मदद से सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी पानी के तेज बहाव के बीच रस्सी पकड़कर आगे बढ़ता दिखाई दिया, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उस आदमी का संतुलन बिगड़ गया और वो सैलाब में बहने लगा। हालांकि उसने रस्सी नहीं छोड़ी और पानी के तेज बहाव के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। काफी मशक्कत के बाद वो आदमी बहते सैलाब से बाहर निकल आया, जिसे वहां मौजूद एक आदमी ने पकड़कर खींच लिया। इस तरह वहां फंसे 6 लोगों को एक एक करके बाहर निकाल लिया गया। इधर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट को झटका दिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम शिंदे की अपील मान ली और उन 12 लोगों के नाम रद्द कर दिए जिन्हें राज्यपाल कोटे के तहत पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद में मनोनीत करने की सिफारिश की थी। अब जल्द ही शिंदे सरकार एक नई सूची राज्यपाल को भेजेगी जिन्हें विधान परिषद में मनोनीत किया जा सकता है। जमीन केस में घिरे शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 19 सितंबर तक बढ़ा दी। राजस्थान के चुरू से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग एक दुकानदार से मारपीट करते दिखाई दिए। मारपीट की तस्वीरें चुरू शहर से सामने आई हैं। रेलवे स्टेशन के सामने चाय की दुकान चलाने वाले लड़के से मारपीट की गई। देर रात शराब के नशे में 3 लड़के आए। पहले उन्होंने सिगरेट मांगी और जलाकर देने को कहने लगे। आरोप है कि दुकानदार ने मना किया तो नशे में धुत लड़कों ने उस पर हमला बोल दिया। पास ही पड़ी लोहे की कुर्सी और सरिये से उस पर वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि आसपास के लोगों ने समय रहते उसे बचा लिया, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती थी। 3 जने आए, फिर वहाँ से बाहर निकाला, फिर लोहे के स्टूल के सर पे मारा, फिर सर में 3 डंडी रहे थे, हाथों पे वार किया और भी मतलब आसपास 4 जनों ने छुड़ाया। पीड़ित ने इस मामले में कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। उधर कर्नाटक के कई हिस्सों में हुई जोरदार बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कुछ जगहों पर तो सड़कें तालाब में तब्दील दिखी, लेकिन राजधानी बेंगलुरु में हालात काफी खराब दिखाई दिए। जहां सैलाब के बीच कुछ लोग जान जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल से सड़क पार करते नजर आए। वहां इतना ज्यादा पानी भरा था कि अगर गलती से उनका पैर फिसल जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। बेंगलुरु के एक दूसरे हिस्से में एक तालाब से नीले रंग का पानी सड़क पर बहता दिखाई दिया। उसी पानी के बीच से एक खुदाई करने वाली मशीन गुजरती नजर आई। वहाँ पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उधर से लोगों की पैदल जाने की हिम्मत नहीं हुई। पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बेंगलुरु के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे लोगों की मुश्किलें ऐसी बढ़ी कि उन्हें घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ गया। एक इलाके से तो डरा देने वाली तस्वीर भी सामने आई।
जहां एक आदमी सड़क पर लबालब भरे पानी में डूबता नजर आया, लेकिन जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी कुछ सुरक्षा कर्मियों को दी, उन्होंने सैलाब से उसे बाहर निकाल लिया। भारी बारिश की मार सबसे ज्यादा बेंगलुरु के निचले इलाकों पर पड़ी है, जहां सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। लगातार हुई बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें गायब दिखाई दी। कुछ हिस्सों में तो सड़क पर ऐसा सैलाब नजर आया जिसे देखकर लगा मानो कोई नदी शहर के बीच उतर आई हो। वहाँ सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गयी और उन्हें कई घंटे भीषण जाम में फंसना पड़ गया। बारिश के बाद सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया कि कुछ जगहों पर तो सड़कें ही टूट गईं, जिससे ट्रैफिक बुरी तरह थम गया। लोग सड़क पर ऐसे फंसे कि उन्हें घर पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ लोग तो घुटने तक भरे पानी के बीच पैदल ही सड़क पार करते दिखाई दिए। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां ज्यादातर जिलों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। यही नहीं, लोगों के घरों के बाहर भी इतना पानी भर गया कि वो घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। लेकिन बारिश का कहर अभी थमने वाला नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और इस बीच पूर्वी चीन सागर में उठे शक्तिशाली तूफान ने जापान और चीन के कई इलाकों में रह रहे लोगों को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि साल का सबसे ताकतवर तूफान ताइवान और कोरिया से भी आगे बढ़ चुका है। और अब ये शक्तिशाली तूफान 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी जापान की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहां जहां से होकर ये गुजरा, उसने वहां की तस्वीर बदल कर रख दी। जापान के ओकिनावा प्रांत से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां एक टापू पर तूफान से मची तबाही का मंजर साफ देखा गया। तूफान की दस्तक से वहां आसमान से पानी बरसने लगा और तेज हवाएं चली। हवा की रफ्तार के सामने टापू पर मौजूद कई पेड़ टिक नहीं पाए और जगह जगह टूटकर गिर गए, जिससे वहां की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी काफी असर पड़ा। और यही नहीं, बिजली के खंभों और लोगों के मकानों को भी इससे काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में एहतियात बरतते हुए सैकड़ों मकानों की बिजली काट दी गई, जिससे लोगों में खौफ और बढ़ गया। हालांकि कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में तूफान का कहर पहले से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन चेतावनी दी गई कि ये तूफान दक्षिण कोरिया और दक्षिण पश्चिमी जापान की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि वहां तेज बारिश के साथ ताकतवर हवाओं के चलने का अनुमान है। यहाँ तक कि इस साल के सबसे ताकतवर तूफान को देखते हुए चीन और जापान में कई फ्लाइटें रद्द कर दी गयी और समुद्र में नावों के चलने पर भी रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, दुर्घटनाओं से बचने के लिए चीन के शंघाई में 50,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। ये फैसला चीन प्रशासन की तरफ से इसलिए लिया गया ताकि खतरनाक इलाकों की तरफ जाने से लोगों को रोका जा सके। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक मोटरसाइकिल सवार सड़क किनारे खड़ी एक महिला के हाथ से फोन छीनकर भाग गया, जिसका वीडियो सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। एक महिला सड़क किनारे खड़ी होकर अपना फोन चला रही थी, तभी अचानक एक मोटरसाइकिल सवार आ गया और झपट्टा मारकर उसके हाथ से मोबाइल छीना और वहां से 9-2-11 हो गया। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही मोटरसाइकिल सवार वहां से फरार हो गया। हालांकि महिला ने उसका पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रही और जमीन पर गिर गई। ये पूरी वारदात सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। इधर लखनऊ के जिस नामी लेवाना होटल की आग ने 4 लोगों की जान ले ली, अब उस होटल के वजूद पर ही तलवार लटक रही है। अगर जांच में होटल मालिकों की गलती पाई गई तो उस पर बुलडोजर चलेगा। पुलिस ने जिस होटल के 2 मालिकों और जनरल मैनेजर को भी पूछताछ के लिए अब हिरासत में ले लिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि होटल में आग से निपटने से पुख्ता इंतजाम नहीं थे। सामने आई तस्वीरों में भी इस बात की तस्दीक होती दिखी। दमकल कर्मियों से लेकर पुलिस के अधिकारियों के होटल की आग बुझाने में पसीने छूट गए। होटल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसकी बाहरी दीवार के ऊपर से नीचे तक लकड़ी के पैनल लगाए गए थे और उन पैनलों को लोहे से जोड़ा गया था। उसके पीछे भी कांच लगा था। ये बात ही लोगों का काल साबित हुई और दमकल कर्मियों के लिए होटल के अंदर पहुँचना टेढ़ी खीर हो गया। पहले तो वो अपने हाथों से ही लकड़ी के वो पैनल उखाड़ते दिखे। इसके बाद धारदार बड़ा सा कटर मंगाया गया। लकड़ी के फट्टे जब उखड़े तब जाकर शुरू हुई कांच को तोड़ने की कवायद। होटल की एक तरफ तो दमकल कर्मियों का भरा पूरा ग्रुप मिलकर कांच तोड़ने में लगा दिखा। इसके बाद दमकल कर्मी हथौड़ा चलाते नजर आए। लेकिन ये सब होते होते इतनी देर हो गई कि लेवाना होटल में ठहरे कुछ लोगों की सांसें ही थम गई। बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में लगभग 6.5 घंटे लग गए, क्योंकि पहले तो होटल के अंदर पहुंचने का रास्ता बनाने में ही दमकल कर्मियों की कमर टूट गई और जब लकड़ी के पैनल, फिर लोहा और फिर कांच टूटा तो भी धुएं का ऐसा गुब्बार बाहर निकला कि फायर फाइटरों के लिए अंदर घुसना नामुमकिन हो गया। धुआं इतना था कि उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क मंगाने पड़े।
और तो और होटल के पिछले हिस्से की आग को बुझाने के लिए बुलडोजर ही बुलाना पड़ गया, क्योंकि वहां से होटल के अंदर घुसने का कोई रास्ता ही नहीं था। इससे पहले बुलडोजर ने दीवार तोड़ी, फिर दमकल कर्मियों ने आग पर पानी की बौछार की। लेकिन अब पूरे के पूरे लेवाना होटल पर ही बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि होटल का नक्शा पास हुए बिना ही वो लखनऊ के पॉश इलाके में धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। और होटल को 26 मई को ही जोनल अधिकारी ने नोटिस भी जारी किया था, लेकिन होटल की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद 28 अगस्त को दोबारा होटल को नोटिस भेजा गया, लेकिन इस बार भी होटल ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी वजह से लखनऊ के कमिश्नर ने अपने आदेश में होटल को गिराने का ऑर्डर दे दिया। बल्कि खुद होटल में ठहरे लोगों ने भी वहां आग से निपटने के लिए नाकाफी व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल भी उठाए। और दावा किया गया कि ना तो होटल में वेंटिलेशन की व्यवस्था थी और फायर एग्जिट भी ना के ही बराबर थे। सेकंड फ्लोर पे मैं था, सेकंड फ्लोर पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप बाहर निकल सकें। बताया गया कि फायर ब्रिगेड तो मौके पर बाद में पहुंची। उससे पहले होटल के आसपास रहने वाले लोगों ने आग में फंसे लोगों को बचाया। धुआं निकलना शुरू हुआ तो लोग चिल्ला रहे, शीशा तोड़ के मुझे बचा लिया गया, वरना मैं भी नहीं निकल पाता। लेकिन हर कोई उतना खुश नसीब नहीं था। जबरदस्त धुएं की वजह से होटल के अंदर मौजूद कुछ लोग अपना होश ही खो बैठे और फिर जो तस्वीर सामने आई उन्हें देखकर रूह ही कांप उठी। ऐसे लोगों को उनके कमरे से बाहर निकालने के बाद रस्सी बांधकर नीचे एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ा और वहां से उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दर्दनाक घटना की जानकारी मिलते ही आनन फानन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अस्पताल पहुंच गए, जहां घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सीएम ने लेवाना अग्निकांड के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा तो दिया ही, पूरे राज्य में मौजूद सभी होटल, अस्पताल और बहुमंजिला इमारतों के फायर सिस्टम की जांच करने के ऑर्डर दे दिए। इसके बाद सभी जिलों में फायर डिपार्टमेंट की तरफ से चेकिंग अभियान शुरू हो गया। मोदी सरकार ने गुलामी की याद दिलाने वाले इस राजपथ का नाम अब बदलने की तैयारी कर ली है और खबर है कि सरकार राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने जा रही है। सरकार ने ऐलान किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति से राष्ट्रपति भवन तक की सड़क कर्तव्य पथ कहलाएगी। यही नहीं, सांसद और सेंट्रल विस्टा का लॉन भी रहेगा। राजपथ किंग्स वे का हिंदी नामांकन था, आज से जॉर्ज पंचम के लिए बनाया गया था, लेकिन आजादी के बाद इसी सड़क का नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया था। इधर भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी गुजरात दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी ने अहमदाबाद के गांधी आश्रम में आयोजित प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इससे पहले उन्होंने वहां एक परिवर्तन संकल्प सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करने और लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया। किसानों का बिजली बिल माफ करेंगे। बुधवार से शुरू होने वाली अपनी भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस ने देश भर में 27 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील की। भारत जोड़ो यात्रा जनता की चिंता है। अपनी इसी यात्रा से पहले कांग्रेस ने इसका थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। दिल्ली के लक्ष्मीनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वहां एक महिला ने पुलिस के सामने अपने ससुर को पीट दिया। दावा किया गया है कि आरोपी महिला खुद भी पुलिस वाली है, जिसका वीडियो वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दो महिलाएं एक बुजुर्ग से कहासुनी करती दिखाई दी, जिनके साथ एक पुलिस वाला भी नजर आया। आरोप है कि किसी बात को लेकर बहू और ससुर में झगड़ा हुआ, जिसके बाद महिला ने पुलिस में इसकी सूचना दी। साथ ही अपनी मां को भी वहां बुला लिया, जिसके बाद पुलिस वाले ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन गुस्से से तमतमाई महिलाओं ने बुजुर्ग आदमी को पीटना शुरू कर दिया। बताया गया है कि वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। उधर गोवा पुलिस का दावा है कि सोनाली हत्याकांड का राज उनके फ्लैट से मिले मोबाइल फोन से खुल जाएगा। मतलब ये कि अब जल्द इस बात का पता चल सकता है कि आखिर सोनाली फोगाट को किसके इशारे पर और किस वजह से मारा गया था, क्योंकि घर वाले शुरू से ही ये आरोप लगा रहे हैं कि सोनाली की हत्या उनकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए की गई। उनका ये भी आरोप है कि सुधीर सांगवान ने इसकी साजिश रची, लेकिन इन सब के पीछे कोई और है। मतलब ये कि सुधीर सिर्फ मोहरा है, जबकि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड पुलिस की पकड़ से दूर है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि सोनाली फोगाट के फोन से पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। उनका फोन गुरुग्राम के एक हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद उनके फ्लैट से मिला है। मोबाइल के अलावा गोवा पुलिस को इस फ्लैट से सोनाली का पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनके गहने भी मिले।
और बताया जा रहा है कि इस फ्लैट को करीब 2.5 महीने पहले सुधीर सांगवान ने किराए पर लिया था, जहां कुछ दिनों के लिए सुधीर और सोनाली एक साथ भी रहे थे। ये भी दावा है कि गोवा जाने से पहले सुधीर और सोनाली यहीं रुके थे। और इसी वजह से एक रोज पहले गोवा पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े सुराग खंगालने और सबूत जुटाने के लिए इस फ्लैट की जांच की थी। इसी दौरान गोवा पुलिस को सोनाली का एक दूसरा मोबाइल फोन मिला, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि जब सोनाली गोवा में थी तो उनका ये फोन गुरुग्राम के इस फ्लैट में कैसे रह गया। पुलिस ये जांच कर रही है कि सोनाली के इस फोन पर आखिरी बार किसने कॉल किया था। ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि इस मोबाइल फोन से पैसों का लेन देन हुआ था या नहीं। इसके लिए गोवा पुलिस सोनाली के फ्लैट से मिले सामान को जांच के लिए गोवा ले जाने की कोशिश में जुटी है, ताकि जल्द से जल्द सोनाली हत्याकांड के राज से पर्दा उठ सके। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ी हुई खबर, जहां पर सोनाली फोगाट के फ्लैट की जांच होगी। गुरुग्राम वाले फ्लैट की आज भी जांच होगी और वीडियो कॉल के जरिए सुधीर सांगवान से कई सवाल पुलिस द्वारा पूछे जाएंगे। सुधीर के जवाबों के आधार पर पुलिस ने फ्लैट की जांच की और इस मामले में गोवा के डीजीपी का कहना है कि गोवा पुलिस अभी हरियाणा में जांच कर रही है और टीम से जानकारी मिलने के बाद ही कुछ बता पाएगी कि हरियाणा में जांच पूरी हुई है या नहीं। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का बड़ा कदम, आज राष्ट्रपति से मिलेंगे दिल्ली बीजेपी के नेता केजरीवाल। सरकार को बर्खास्त करने की मांग। बीजेपी मुख्यालय में आज होगी बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई मंत्री होंगे शामिल। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत दौरे पर बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना, आज होगी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी से मुलाकात। द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। दोनों देशों के बीच होंगे कई अहम समझौते। दुनिया में 5वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था के पहुंचने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी, कहा भारत पर राज कर चुके ब्रिटेन को पछाड़ना है बड़ी बात। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक और इंडिया टीवी, जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से पीछे। आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। और नेपाल में इस फैसले को शेर बहादुर देउबा के पीएम बनने के बाद भारत के साथ खराब संबंधों को सुधारने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नेपाल में पिछली सरकार पर कई बार भारत के विरोध में जाकर चीन का साथ देने के आरोप लगे थे। लेकिन जब चीन ने नेपाल को धोखा दिया तब प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के बिजली का सपना पूरा करने की पहल की थी। पीएम इसी साल मई में बुद्ध जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे थे, जहां नेपाल की सरकार की अपील पर पीएम ने इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए हामी भरी थी। जो बिजली की भारी कमी से जूझ रहे नेपाल के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि बिजली संकट की वजह से नेपाल की कई फैक्ट्रियां या तो बंद हो चुकी हैं या बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। यानी मौजूदा हालात को देखते हुए नेपाल के लिए ये दोनों प्रोजेक्ट काफी अहम हैं। पंजाब के मोहाली से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक झूला काफी ऊंचाई से जमीन पर गिरता दिखाई दिया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, झूले में 18 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, लेकिन तभी झूला ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिर गया। सामने आए वीडियो में झूले पर कई लोग बैठे दिखाई दिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी झूला और ऊंचाई पर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसमें लगा एक हुक खुल गया, जिसके बाद उसमें बैठे सभी लोग 40 फीट की ऊंचाई से झूले के साथ नीचे जमीन पर जा गिरे। ये हादसा इतना भीषण था कि झूले पर सीट बेल्ट लगाकर बैठे कुछ लोग उछलकर दूर जा गिरे। झूले के टूटने के बाद वहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग इधर उधर भागते नजर आए। आरोप है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, झूले को चलाने वाले लोग मदद करने की बजाय वहां से भाग निकले। मैनेजमेंट वालों ने जैसे ये हादसा देखा, सारे मैनेजमेंट भाग गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इतने बड़े हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई लोगों को काफी चोट आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि यह हादसा मोहाली के दशहरा मैदान में हुआ। घटना का वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जाँच का आदेश दिया। उधर टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के लिए सीट बेल्ट न लगाना जानलेवा साबित हुआ, क्योंकि शुरुआती जांच के बाद पुलिस का मानना है कि हादसे के समय साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से पीछे लगे एयरबैग खुल ही नहीं सके।
और नतीजा ये हुआ कि साइरस मिस्त्री और पीछे बैठे उनके एक और दोस्त की जान चली गई। हादसे के बाद कार का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कार के आगे के दोनों एयरबैग खुले नजर आए और पीछे के नहीं। पुलिस का मानना है कि इसी वजह से आगे बैठे दोनों लोग गंभीर रूप से जख्मी तो हुए लेकिन उनकी जान बच गई, जबकि पीछे बैठे दोनों लोगों के लिए सीट बेल्ट न लगाना जानलेवा साबित हुआ। एयरबैग तभी एक्टिव होते हैं जब इंसान गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट लगाता है। साइरस मिस्त्री जिस कार में सवार थे वो कोई मामूली कार नहीं बल्कि मर्सिडीज कार थी और इस कार को 5 स्टार रेटिंग मिली थी क्योंकि माना जाता है कि इस कार में सुरक्षा के इंतजाम बेहतरीन है। साइरस मिस्त्री ऐसी ही कार में सवार थे और उनके साथ उनके 3 दोस्त भी कार में मौजूद थे। जानकारी मिली है कि कार एक महिला चला रही थी और गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी। कहा जा रहा है कि एक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में गाड़ी पुल के किनारे के एक हिस्से से जा टकराई। कोई भी गाड़ी 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी और अचानक एक वो सीमेंट के कंक्रीट से टकराएगी तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। यानी तेज रफ्तार ने हादसे की नींव रखी और रही सही कसर सीट बेल्ट न लगाकर पूरी हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कार में सवार 4 लोगों में 2 की मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला कि साइरस मिस्त्री एक 2 लेन रोड से गुजर रहे थे। वहाँ की रोड एकदम ठीक थी। हादसे से ठीक पहले आए वीडियो में भी ये बात साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन अच्छी रोड भी तभी काम आती है जब स्पीड पर कंट्रोल हो, लेकिन गाड़ी के ड्राइवर ने वो कंट्रोल नहीं रखा। साइरस मिस्त्री की मौत एक और सबक सिखाती है और वो ये कि गाड़ी में आगे बैठो या पीछे सीट बेल्ट जरूर लगाओ, वरना वही हाल होगा जो इस दुर्घटना के इस डेमो वीडियो में पीछे बैठे लोगों का हो रहा है। क्योंकि जैसे ही गाड़ी किसी चीज से टकराई, आगे बैठे लोग तो बच गए लेकिन पीछे बैठे लोग उछल कर आगे गिर पड़े। जानकार बताते हैं कि साइरस मिस्त्री के साथ भी कुछ ऐसा ही होने की आशंका है। तो क्या उन्होंने सीट बेल्ट पहनी होती तो बचने की आशंका काफी ज्यादा थी? हाँ, उनकी बचने की आशंका ज्यादा हो जाती है। हो सकता है कि बहुत जल्दी एयरबैग खुल जाता था। इस हादसे के बाद पुलिस को FSL, RTO और कार की मेंटेनेंस रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस का यही तर्क है कि सीट बेल्ट नहीं लगाना ही सबसे खतरनाक साबित हुआ। बिहार में कई इलाकों में जोरदार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल करके रख दिया। कई जिले बाढ़ की मार झेलने के लिए मजबूर नजर आए, लेकिन रोहतास से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लोगों को खौफ से भर दिया। वहां मूसलाधार बारिश की वजह से झरने में नहाने गए कुछ लोग पानी की तेज धार में फंस गए और उनके सामने लहरों में बह जाने का खतरा मंडराने लगा। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई और वहां मौजूद लोगों की मदद से सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी पानी के तेज बहाव के बीच रस्सी पकड़कर आगे बढ़ता दिखाई दिया, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उस आदमी का संतुलन बिगड़ गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर हैं। अपने दौरे के वो दूसरे दिन पे हैं और आज वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी और इसके अलावा शेख हसीना की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होगी। द्विपक्षीय वार्ता ये होने वाली और इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, कनेक्टिविटी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है और इनसे जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर होंगे। तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। बेंगलुरु के एक दूसरे हिस्से में एक तालाब से नीले रंग का पानी सड़क पर बहता दिखाई दिया। उसी पानी के बीच से खुदाई करने वाली मशीन गुजरती नजर आई। वहां पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उधर से लोगों की पैदल जाने की हिम्मत नहीं हुई। पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बेंगलुरु के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे लोगों की मुश्किलें ऐसी बढ़ी कि उन्हें घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ गया। एक इलाके से तो डरा देने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां एक आदमी सड़क पर लबालब भरे पानी में डूबता नजर आया। लेकिन जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी कुछ सुरक्षा कर्मियों को दी, उन्होंने सैलाब से उसे बाहर निकाल लिया। भारी बारिश की मार सबसे ज्यादा बेंगलुरु के निचले इलाकों पर पड़ी है, जहां सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। लगातार हुई बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें गायब दिखाई दी। कुछ हिस्सों में तो सड़क पर ऐसा सैलाब नजर आया जिसे देखकर लगा मानो कोई नदी शहर के बीच उतर आई हो। वहाँ सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गयी और उन्हें कई घंटे भीषण जाम में फंसना पड़ गया। बारिश के बाद सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया कि कुछ जगहों पर तो सड़कें ही टूट गईं।
जिससे ट्रैफिक बुरी तरह थम गया। लोग सड़क पर ऐसे फंसे कि उन्हें घर पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ लोग तो घुटने तक भरे पानी के बीच पैदल ही सड़क पार करते दिखाई दिए। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां ज्यादातर जिलों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। यही नहीं, लोगों के घरों के बाहर भी इतना पानी भर गया कि वो घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। लेकिन बारिश का कहर अभी थमने वाला नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और इस बीच पूर्वी चीन सागर में उठे शक्तिशाली तूफान ने जापान और चीन के कई इलाकों में रह रहे लोगों को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि साल का सबसे ताकतवर तूफान ताइवान और कोरिया से भी आगे बढ़ चुका है। और अब ये शक्तिशाली तूफान 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी जापान की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहां जहां से होकर ये गुजरा, उसने वहां की तस्वीर बदल कर रख दी। जापान के ओकिनावा प्रांत से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां एक टापू पर तूफान से मची तबाही का मंजर साफ देखा गया। तूफान की दस्तक से वहां आसमान से पानी बरसने लगा और तेज हवाएं चली। हवा की रफ्तार के सामने टापू पर मौजूद कई पेड़ टिक नहीं पाए और जगह जगह टूटकर गिर गए, जिससे वहां की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी काफी असर पड़ा। और यही नहीं, बिजली के खंभों और लोगों के मकानों को भी इससे काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में एहतियात बरतते हुए सैकड़ों मकानों की बिजली काट दी गई, जिससे लोगों में खौफ और बढ़ गया। हालांकि कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में तूफान का कहर पहले से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन चेतावनी दी गई कि ये तूफान दक्षिण कोरिया और दक्षिण पश्चिमी जापान की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि वहां तेज बारिश के साथ ताकतवर हवाओं के चलने का अनुमान है। यहाँ तक कि इस साल के सबसे ताकतवर तूफान को देखते हुए चीन और जापान में कई फ्लाइटें रद्द कर दी गयी और समुद्र में नावों के चलने पर भी रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, दुर्घटनाओं से बचने के लिए चीन के शंघाई में 50,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। ये फैसला चीन प्रशासन की तरफ से इसलिए लिया गया ताकि खतरनाक इलाकों की तरफ जाने से लोगों को रोका जा सके। इधर लखनऊ के जिस नामी लेवाना होटल की आग ने 4 लोगों की जान ले ली, अब उस होटल के वजूद पर ही तलवार लटक रही है। अगर जांच में होटल मालिकों की गलती पाई गई तो उस पर बुलडोजर चलेगा। पुलिस ने जिस होटल के 2 मालिकों और जनरल मैनेजर को भी पूछताछ के लिए अब हिरासत में ले लिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि होटल में आग से निपटने से पुख्ता इंतजाम नहीं थे। सामने आई तस्वीरों में भी इस बात की तस्दीक होती दिखी। दमकल कर्मियों से लेकर पुलिस के अधिकारियों के होटल की आग बुझाने में पसीने छूट गए। होटल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसकी बाहरी दीवार के ऊपर से नीचे तक लकड़ी के पैनल लगाए गए थे और उन पैनलों को लोहे से जोड़ा गया था। उसके पीछे भी कांच लगा था। ये बात ही लोगों का काल साबित हुई और दमकल कर्मियों के लिए होटल के अंदर पहुँचना टेढ़ी खीर हो गया। पहले तो वो अपने हाथों से ही लकड़ी के वो पैनल उखाड़ते दिखे। इसके बाद धारदार बड़ा सा कटर मंगाया गया। लकड़ी के फट्टे जब उखड़े तब जाकर शुरू हुई कांच को तोड़ने की कवायद। होटल की एक तरफ तो दमकल कर्मियों का भरा पूरा ग्रुप मिलकर कांच तोड़ने में लगा दिखा। इसके बाद दमकल कर्मी हथौड़ा चलाते नजर आए। लेकिन ये सब होते होते इतनी देर हो गई कि लेवाना होटल में ठहरे कुछ लोगों की सांसें ही थम गई। बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में लगभग 6.5 घंटे लग गए, क्योंकि पहले तो होटल के बड़ी खबर चीन से आ रही है, जहां पर सिचुआन प्रांत में भीषण भूकंप आया है। 46 लोगों की जान चली गई है। कई इलाकों में भारी तबाही देखने को मिली है। कई मकान गिर चुके हैं और ऐसे में भूकंप के बाद राहत और बचाव के लिए कई टीमों को लगा दिया गया है, जबकि भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भी लगातार बचाव दल की टीमें वहां पर मौजूद हैं। तो चीन के सिचुआन प्रांत में किस तरीके से भूकंप आया है और वहां पर कई मकान जमींदोज हो चुके हैं, कई जगहों पर भारी नुकसान देखने को मिला है। 3 तस्वीरें। पहली, चीन में भूकंप से कैसे तबाही मची है, आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ हिल रहे हैं और साथ ही साथ मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। दूसरी तस्वीर, भूकंप से 46 लोगों की अब तक जान चली गई है और बचाव का काम अभी भी जारी है। कई टीमें वहां पर मौजूद हैं। चीन के सिचुआन प्रांत में भूकंप के जोरदार झटके देखने को मिले हैं और जिससे वो दहल उठा है। रिक्टर स्केल पर 6.8 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र सिचुआन की राजधानी चेंगडू से करीब 226 किलोमीटर दूर एक शहर था, जिसने इस इलाके में भारी तबाही मचाई। जलजले की कुछ दिल दिला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। वहां इस भूकंप से ठीक पहले एक गाड़ी के डैश कैम में
दिल दहलाने वाली तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, जिसमें भूकंप की वजह से अचानक सब कुछ तेजी से हिलता हुआ दिखा। सड़क के किनारे लगे पेड़ तो इतनी तेज हिले कि ऐसा लगा मानो उन्हें पकड़कर किसी ने हिला दिया हो। जमीन कांपने की वजह से गाड़ी भी रुक गई, जबकि सड़क पर ठीक सामने एक मकान का हिस्सा भी टूटकर सड़क पर आ गिरा। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए। हर तरफ से लोगों के चीखने की आवाज सुनाई दी। भूकंप के बाद सैकड़ों लोग बेघर हो गए और बचाव दल की कई टीमें उनकी मदद में जुट गईं। लोगों की रहने के लिए एक जगह पर कई टेंट लगाए गए और भूकंप की वजह से बेघर हुए लोगों को उनमें ठहराया गया। साथ ही उनके लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया गया। बिहार में कई इलाकों में जोरदार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल करके रख दिया। कई जिले बाढ़ की मार झेलने के लिए मजबूर नजर आए, लेकिन रोहतास से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लोगों को खौफ से भर दिया। वहां मूसलाधार बारिश की वजह से झरने में नहाने गए कुछ लोग पानी की तेज धार में फंस गए और उनके सामने लहरों में बह जाने का खतरा मंडराने लगा। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई और वहां मौजूद लोगों की मदद से सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक आदमी पानी के तेज बहाव के बीच रस्सी पकड़कर आगे बढ़ता दिखाई दिया, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उस आदमी का संतुलन बिगड़ गया और वो सैलाब में बहने लगा। हालांकि उसने रस्सी नहीं छोड़ी और पानी के तेज बहाव के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। काफी मशक्कत के बाद वो आदमी बहते सैलाब से बाहर निकल आया, जिसे वहां मौजूद एक आदमी ने पकड़कर खींच लिया। इस तरह वहां फंसे 6 लोगों को एक एक करके बाहर निकाल लिया गया। इधर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट को झटका दिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम शिंदे की अपील मान ली और उन 12 लोगों के नाम रद्द कर दिए जिन्हें राज्यपाल कोटे के तहत पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद में मनोनीत करने की सिफारिश की थी। अब जल्द ही शिंदे सरकार एक नई सूची राज्यपाल को भेजेगी जिन्हें विधान परिषद में मनोनीत किया जा सकता है। जमीन केस में घिरे शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 19 सितंबर तक बढ़ा दी। राजस्थान के चुरू से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक दुकानदार से मारपीट करते दिखे। मारपीट की तस्वीरें चुरू शहर से सामने आई हैं। रेलवे स्टेशन के सामने चाय की दुकान चलाने वाले लड़के से मारपीट की गई। देर रात शराब के नशे में 3 लड़के आए। पहले उन्होंने सिगरेट मांगी और जलाकर देने को कहने लगे। आरोप है कि दुकानदार ने मना किया तो नशे में धुत लड़कों ने उस पर हमला बोल दिया। पास ही पड़ी लोहे की कुर्सी और सरिये से उस पर वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि आसपास के लोगों ने समय रहते उसे बचा लिया, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती थी। जने आए, फिर वहाँ से बाहर निकाला, फिर लोहे के स्टूल के से सर पे मारा, फिर सर में 3 डंडे भाई के हाथों में वार किया और भी मतलब आसपास 4 जनों ने छुड़ाया। पीड़ित ने इस मामले में कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। उधर कर्नाटक के कई हिस्सों में हुई जोरदार बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कुछ जगहों पर तो सड़कें तालाब में तब्दील दिखी, लेकिन राजधानी बेंगलुरु में हालात काफी खराब दिखाई दिए। जहां सैलाब के बीच कुछ लोग जान जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल से सड़क पार करते नजर आए। वहां इतना ज्यादा पानी भरा था कि अगर गलती से उनका पैर फिसल जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। बेंगलुरु के एक दूसरे हिस्से में एक तालाब से नीले रंग का पानी सड़क पर बहता दिखाई दिया। उसी पानी के बीच से खुदाई करने वाली मशीन गुजरती नजर आई। वहाँ पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उधर से लोगों की पैदल जाने की हिम्मत नहीं हुई। पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बेंगलुरु के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे लोगों की मुश्किलें ऐसी बढ़ी कि उन्हें घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ गया। एक इलाके से तो डरा देने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां एक आदमी सड़क पर लबालब भरे पानी में डूबता नजर आया। लेकिन जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी कुछ सुरक्षा कर्मियों को दी, उन्होंने सैलाब से उसे बाहर निकाल लिया। भारी बारिश की मार सबसे ज्यादा बेंगलुरु के निचले इलाकों पर पड़ी है, जहां सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। लगातार हुई बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें गायब दिखाई दी। कुछ हिस्सों में तो सड़क पर ऐसा सैलाब नजर आया जिसे देखकर लगा मानो कोई नदी शहर के बीच उतर आई हो। वहाँ सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गयी और उन्हें कई घंटे भीषण जाम में फंसना पड़ गया। बारिश के बाद सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया कि कुछ जगहों पर तो सड़कें ही टूट गईं।
जिससे ट्रैफिक बुरी तरह थम गया। लोग सड़क पर ऐसे फंसे कि उन्हें घर पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ लोग तो घुटने तक भरे पानी के बीच पैदल ही सड़क पार करते दिखाई दिए। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां ज्यादातर जिलों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। यही नहीं, लोगों के घरों के बाहर भी इतना पानी भर गया कि वो घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। लेकिन बारिश का कहर अभी थमने वाला नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। की बड़ी खबर आपको मुंबई से बताते हैं। मुंबई के गोरेगांव से एक खबर है, जहां पर एटीएम में पैसे भरने के लिए गई कैश वैन लेकर ड्राइवर फरार हो गया। वैन में करीब 3 करोड़ रुपए था और जो अलग अलग एटीएम में भरने के लिए लाया गया था। फिलहाल मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वैन ड्राइवर कैसे करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया है? मुंबई के गोरेगांव की ये पूरी घटना है, जहां पर ड्राइवर की नीयत खराब हो जाती है और कैश वैन जिसके जरिए एटीएम में पैसा डालना था उसे लेकर फरार हो गया। और इस बीच पूर्वी चीन सागर में उठे शक्तिशाली तूफान ने जापान और चीन के कई इलाकों में रह रहे लोगों को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि साल का सबसे ताकतवर तूफान ताइवान और कोरिया से भी आगे बढ़ चुका है। और अब ये शक्तिशाली तूफान 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी जापान की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहां जहां से होकर ये गुजरा, उसने वहां की तस्वीर बदल कर रख दी। जापान के ओकिनावा प्रांत से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां एक टापू पर तूफान से मची तबाही का मंजर साफ देखा गया। तूफान की दस्तक से वहां आसमान से पानी बरसने लगा और तेज हवाएं चली। हवा की रफ्तार के सामने टापू पर मौजूद कई पेड़ टिक नहीं पाए और जगह जगह टूटकर गिर गए, जिससे वहां की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी काफी असर पड़ा। और यही नहीं, बिजली के खंभों और लोगों के मकानों को भी इससे काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में एहतियात बरतते हुए सैकड़ों मकानों की बिजली काट दी गई, जिससे लोगों में खौफ और बढ़ गया। हालांकि कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में तूफान का कहर पहले से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन चेतावनी दी गई कि ये तूफान दक्षिण कोरिया और दक्षिण पश्चिमी जापान की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि वहाँ तेज बारिश के साथ ताकतवर हवाओं के चलने का अनुमान है। यहाँ तक कि इस साल के सबसे ताकतवर तूफान को देखते हुए चीन और जापान में कई फ्लाइटें रद्द कर दी गयी और समुद्र में नावों के चलने पर भी रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, दुर्घटनाओं से बचने के लिए चीन के शंघाई में 50,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। ये फैसला चीन प्रशासन की तरफ से इसलिए लिया गया ताकि खतरनाक इलाकों की तरफ जाने से लोगों को रोका जा सके। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक मोटरसाइकिल सवार सड़क किनारे खड़ी एक महिला के हाथ से फोन छीनकर भाग गया, जिसका वीडियो सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। एक महिला सड़क किनारे खड़ी होकर अपना फोन चला रही थी, तभी अचानक एक मोटरसाइकिल सवार आ गया और झपट्टा मारकर उसके हाथ से मोबाइल छीना और वहां से 9-2-11 हो गया। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही मोटरसाइकिल सवार वहां से फरार हो गया। हालांकि महिला ने उसका पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रही और जमीन पर गिर गई। ये पूरी वारदात सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। इधर लखनऊ के जिस नामी लेवाना होटल की आग ने 4 लोगों की जान ले ली, अब उस होटल के वजूद पर ही तलवार लटक रही है। अगर जांच में होटल मालिकों की गलती पाई गई तो उस पर बुलडोजर चलेगा। पुलिस ने जिस होटल के 2 मालिकों और जनरल मैनेजर को भी पूछताछ के लिए अब हिरासत में ले लिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि होटल में आग से निपटने से पुख्ता इंतजाम नहीं थे। सामने आई तस्वीरों में भी इस बात की तस्दीक होती दिखी। दमकल कर्मियों से लेकर पुलिस के अधिकारियों के होटल की आग बुझाने में पसीने छूट गए। होटल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसकी बाहरी दीवार के ऊपर से नीचे तक लकड़ी के पैनल लगाए गए थे और उन पैनलों को लोहे से जोड़ा गया था। उसके पीछे भी कांच लगा था। ये बात ही लोगों का काल साबित हुई और दमकल कर्मियों के लिए होटल के अंदर पहुंचना टेढ़ी खीर हो गया।